नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 38 नंबर से लेके 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने इसमें फिनिश किए हैं। ये दोस्तों है क्या? ये दोस्तों RWA के जो अंकित भाटी सर हैं उन्होंने 20 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए यानी कि यूपी पुलिस वालों के लिए निकाले थे। उसी 20 मॉडल पेपर में से ये दोस्तों हम लोगों ने आज मॉडल पेपर नंबर 3 इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है वो इसमें फिनिश करा दिया है। ठीक है, 38 नंबर से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने इस क्लास में कवर कराए हैं। ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को मतलब पूरे वीडियो को आराम से देखना है और इसको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोस्तों मौलिक अधिकार है और आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आता है। नंबर बी में कह रहा है समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। ये दोस्तों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया है समानता का अधिकार, ये दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 14 इससे रिलेटेड है। उसके बाद दिया हुआ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 से रिलेटेड है, ये भी दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाने का स्टाइल या मेरी मेहनत पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, दोबारा उनको ऑर्गेनाइज किया गया, रीऑर्गेनाइज, आयोग आयोग हो जाएगा कमीशन, किस वर्ष गठित हुआ था? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया था इसमें? इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य हम लोगों से पूछता है वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका दोस्तों गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले तेलुगु भाषा वाले लोग यहाँ रहते हैं आंध्र प्रदेश में, और सबसे पहले इसी का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? पथरू घाट विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वकीलों का विद्रोह, ऑप्शन बी सैनिकों का विद्रोह, ऑप्शन सी शिक्षकों का विद्रोह, या ऑप्शन डी किसानों का विद्रोह। दोस्तों किसानों का ही विद्रोह रहता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी विद्रोह करेंगे तो किसान ही ज्यादातर विद्रोह करेंगे। पथरू घाट विद्रोह किसानों से संबंधित विद्रोह था। ये दोस्तों विद्रोह असम में हुआ था। इसको असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग नरसंहार, वो जो हमारे यहाँ हुआ था 1919 में, जलियांवाला बाग नरसंहार, इसको असम का नरसंहार कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पथरूगढ़ मतलब सॉरी पथरूघाट विद्रोह को 28 जनवरी 1900 मतलब 28 जनवरी 1894 ईस्वी को दोस्तों ये हुआ था, पथरूघाट विद्रोह। ठीक है, ये दोस्तों असम के दरांग जिले में पाया जाता है। किसमें? दरांग जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। किसानों का विद्रोह था 1894 ईस्वी में। इसको जलियांवाला बाग नरसंहार के समान माना जाता है। इसको कहा जाता है असम का जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि काबुली वाला पुस्तक लिखी गई है। ये दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं रहती है। काबुली वाला, काबुल से लेके आया था अफगानिस्तान, काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल हो जाती है काबुल। और काबुली चना हम लोगों को सबको पता है, काबुली पुलाव भी पता है। अब ये आ गई काबुली वाला बुक, ये हो जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 क्वेश्चन। कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा, सप्त मीन्स सात, पर्ण मीन्स कुछ होता होगा, गुफा, सात द्वार वाली गुफा समझ लीजिए, कहां पर स्थित है? नंबर 1 सांची में, नंबर 2 नालंदा में, नंबर 3 राजगृह में, या नंबर 4 पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी राजगृह में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजगृह कहाँ? ये चारों ऑप्शन बिहार में स्थित है, तो सबको पता चल रहा है। ये क्या है दोस्तों? ये बुद्ध मतलब बौद्ध स्थल है।
ये सप्तपर्णी गुफा है, ये बौद्ध स्थल है। जो बौद्ध संगीत हुई थी, उसमें जो फर्स्ट नंबर की बौद्ध संगीत हुई थी, वो दोस्तों इसी सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में हुई थी। ठीक है, इसको दोस्तों प्रेजेंट में राजगृह को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट में इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगीर डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये दोस्तों राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध स्थल है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी गुफा पूछा है, अभी गुफा पूछ लेगा, फिर पूछेगा बताइए ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ऐसे ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन ए 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं, या ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं। दोस्तों सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, पूरे इंडिया का, जो कि दोस्तों 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, पूरे इंडिया का है दोस्तों ऐसा जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन-कौन से हो जाएंगे 4 राज्य? नंबर 1 में होता है दोस्तों मध्य प्रदेश, नंबर बी में आता है दोस्तों छत्तीसगढ़, नंबर सी में आता है झारखंड, और नंबर डी में आता है बिहार। ठीक है, ये हो जाएंगे 4 जिला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जो कि सोनभद्र को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय या मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, वो भी गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में दोस्तों गुरुग्राम में स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। इसकी स्थापना दोस्तों 30 नवंबर 2015 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मैक्सिको देश सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको देश में सबसे बड़ा किस चीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सोना का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता, या ऑप्शन डी चांदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चांदी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है दोस्तों मैक्सिको, यानी कि सिल्वर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सिल्वर की सब लोग पहन रहा है आजकल, लड़कियां जितनी हैं वो सब सिल्वर का यूज करना जानती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? दोस्तों 67.6%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों मेल, पहले फिर मैंने मेल लिख दिया क्योंकि मैं मेल हूं, जबकि मुझको लिखना होता है पहले फीमेल। फीमेल फीमेल की परसेंटेज कितना है? फीमेल का परसेंटेज है 57.2%। ठीक है, फीमेल थोड़ा और प्रोग्रेस करिए, मेल आप लोगों से काफी आगे हैं। मेल है 77.3%, आप लोगों से 20% लगभग ज्यादा है, और टोटल है 67.6%। ठीक है, बीचों बीच का एवरेज है और 10-10 ऊपर नीचे है। अगर मेल निकालना है तो 10% ज्यादा कर दीजिए, फीमेल निकालना है तो 10% कम कर दीजिए। फीमेल लोगों जरा मेहनत कीजिए, कैसे आप लोग पीछे रही जा रहे हैं पढ़ाई में। जिसमें आगे होना उसमें आप लोग पीछे होती चली जा रही हैं, और जिसमें पीछे होना उसमें आगे होती चली जा रही हैं। कॉस्मेटिक में आप लोग आगे होती चली जा रही हैं, उसमें पीछे होते चले जाना है आप लोगों को। पढ़ाई में आगे होना है तो उसमें पीछे हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कह रहा है बैंकिंग प्रणाली में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? नंबर ए कह रहा है बैंकों का नया लाभ, नंबर बी कह रहा है वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान ना हुआ हो। तो दोस्तों अब आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हिंदी में इसको कहते हैं गैर निष्पादित संपत्ति। ठीक है, अगर कोई ऋण लेता है और 90 दिन तक उसमें कुछ भी जमा नहीं करता है, यानी कि एक भी किस्त नहीं वापस कर रहा है, तो क्या होता है कि उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यह योजना शुरू कब हुई थी। यह योजना दोस्तों 24 फरवरी 2019 ईस्वी को पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, मतलब दिए जाते हैं, जिसमें कि 2,000 रुपए की एक किस्त होती है। ठीक है, 2,000 गुणे 3 यानी कि बराबर 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, यही है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
गोरखपुर से शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो ही दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, उसके नंबर दूसरे में आता है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें कि विनिर्माण क्षेत्र आता है। ठीक है, जितने भी हमारे विनिर्माण फैक्ट्री उद्योग होते हैं ये दूसरे क्षेत्र में आते हैं। और नंबर 3 में दोस्तों आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र में जितनी भी हमारी बैंकिंग है, जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं वे सभी सेवा क्षेत्र में आती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों तृतीयक क्षेत्र में आता है यानी कि सेवक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी और खनन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र ये दोस्तों कृषि से रिलेटेड होता है यानी कि नेचुरल से रिलेटेड। नंबर 2 विनिर्माण यानी कि फैक्ट्री उद्योग। नंबर 3 सेवा क्षेत्र, ये जो कि हम लोग सेवा दे रहे हैं आप लोगों को, शिक्षा की सेवा दे रहे हैं यानी कि हम लोग तृतीयक क्षेत्र का आप लोगों को समझे, मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, सेवा क्षेत्र है मेरा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। अब कौन सा रोग होता है ये भी आपको पता ही होगा। स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या विटामिन का होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। वैसे दोस्तों एक ट्रिक होती है रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, ये हो जाएगा रा से ए, विटामिन ए, ये हो जाएगा रेटिनॉल। बी से थायमिन, विटामिन बी। ठीक है, ये पर दोस्तों कुछ नहीं, ये गलत है। ये ए से हो जाएगा सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। के से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी। टी से हो जाएगा टोकोफेरॉल। और एफ से हो जाएगा कुछ फ्लेक्विनोन। तो विटामिन ए बी सी डी ई और के, ये 6 की 6 विटामिन हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन सी स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी रोग। विटामिन बी 1 इसकी कमी से होता है बेरी, और विटामिन डी इसकी कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, पूरा पेज भर गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हवाई जहाज के टायरों में हाइड्रोजन भरी होती है, आर्गन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि दोस्तों ये अक्रिय गैस होती है, ये क्रिया नहीं करती है, रिएक्शन नहीं करती है, अज्वलनशील गैस होती है, ये जल्दी से दोस्तों आग भी नहीं पकड़ती है। इसी वजह से दोस्तों इसका उपयोग हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 इंपॉर्टेंट वाला। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर मेहनत वाकई में पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, RWA यानी कि रोजगार विद अंकित के, अंकित भाटी सर का। क्वेश्चन 52 का है शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? शाकुंभरी देवी का मेला ये दोस्तों सहारनपुर में आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम है इसका विंध्यवासिनी शाकुंभरी देवी। कौन सा? विंध्यवासिनी शाकुंभरी देवी, ये है इसका पूरा नाम। ये दोस्तों सहारनपुर में हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, सहारनपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ललित कुमार उपाध्याय अभी दोस्तों जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और जब ये कांस्य पदक जीता था तो जो ललित कुमार उपाध्याय हैं ये टीम का हिस्सा थे। तो कह रहा है कि किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल दोस्तों क्वेश्चन आया था अन्नू रानी जो कि दोस्तों भाला फेंक की पूरे भारत की सबसे अच्छी भाला फेंकर थी। तो वो दोस्तों किस जिले से संबंधित थी? वो मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछता रहेगा। अन्नू रानी मेरठ से। आज आ गया ललित कुमार उपाध्याय, ये हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ये वाराणसी से रिलेटेड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है दोस्तों कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है यानी कि बटन पावर ऑन की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बूटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर बटन दोस्तों जब हम लोग तुरंत ऑन करते हैं, उसके तुरंत ऑन करने के बाद से ही बूटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बूटिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से सभी
जितने भी उसके डिस्क हैं उनकी पहचान करता है और उसको रैम में लोड करता है, ठीक है। बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम, ये दोस्तों सोशल नेटवर्किंग से यानी कि आज के जमाने से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आप लोगों को पक्का से पक्का याद रखना है। क्वेश्चन 55 कह रहा है एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम यानी कि मेलवेयर जो खुद को एक वैध यानी कि लीगल या उपयोगी यानी कि यूजफुल सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देता है, क्या कहलाता है? ये दोस्तों हमको दिखाई देता है जैसे कि ये लीगल है, यानी कि और यूजफुल है। फिर लेकिन जब हम लोग इसको डाउनलोड कर देते हैं, तो क्या करता है कि ये बैकग्राउंड में जब डाउनलोड हो जाता है, तो वहां से जितने भी हैकर्स होते हैं, उन सभी हैकर्स को दोस्तों ये जानकारी हमारी पहुंचा देता है। इसको कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स यानी कि घोड़ा, ये दोस्तों ऐसा मॉलवेयर है जो कि बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि हमारी जितनी भी जानकारी है वो सभी हैकर्स को मतलब उनको एक्सेस कर देता है और उनके नियंत्रण में पहुंचा देता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कल दोस्तों मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, किस वर्ष लागू किया गया था? 1993 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों भारत में नंबर 1 में एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नंबर 2 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनका भी गठन किया गया, ठीक है। 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों यानी कि 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई है? किस केंद्रीय जांच एजेंसी की? नंबर ए राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। एन से हो जाएगा नेशनल, क्या हो जाएगा? एन से नेशनल। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन। और ए से हो जाएगा एजेंसी, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, एजेंसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में की गई थी, मुंबई हमले के बाद में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा है लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद नया नाम क्या दिया गया है? ट्विटर ट्विटर का दोस्तों अधिग्रहण एलन मस्क के द्वारा, किसके? एलन मस्क, आप सबने इसका नाम सुना होगा। एलन मस्क ने ट्विटर को 2022 ईस्वी में खरीद लिया। फिर दोस्तों 2023 ईस्वी में इसने इसका लोगो बदल दिया। लोगो क्या था पहले? लोगो पहले था दोस्तों एक चिड़िया, फिर इसने लोगो चिड़िया बदल दी, उसको एक्स कर दिया। और उसका नाम भी ट्विटर का चेंज करके क्या कर दिया? एक्स कर दिया है। एक्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विदाउट एक्स नथिंग इज बेस्ट। एक्स तो दोस्तों नाम होना ही चाहिए, क्योंकि बिना एक्स के मजा भी नहीं आता है, ठीक है। तो एक्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जो भी एक्स हो सुन ले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एक्स मैसेज जरूर करें। कह रहा है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय, ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय है तो राष्ट्रीय राजधानी में ही स्थित होगी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियां सभी मतलब स्थापित की गई हैं। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये दिल्ली में कौन से? ये दिल्ली में दोस्तों जनपथ मार्ग पर स्थित है, ठीक है। आप लोग जाइए दिल्ली जनपथ मार्ग और राष्ट्रीय संग्रहालय घूम करके आइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चे कह रहे हैं सर सिलेक्शन के बाद जाएंगे, बहुत बढ़िया, हमको भी लेके चलना, हम भी चलेंगे। कह रहा है कि पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूएई की आधिकारिक मुद्रा रियाल है, दिनार है या दिरहम है? क्या है यूएई की आधिकारिक मुद्रा? दोस्तों दिरहम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। यूएई। दिनार, दिनार कहाँ की है? दिनार है दोस्तों कुवैत की, ठीक है। और रियाल ये दोस्तों सऊदी अरब की हो जाएगी, ठीक है। सऊदी अरब की रियाल, कुवैत की दिनार और दिरहम हो जाएगी यूएई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी हो जाएगी। और जो प्योंगयांग ये दोस्तों नॉर्थ कोरिया की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ताइपे, ताइपे दोस्तों ताइवान की राजधानी हो जाएगी, कहाँ की? ताइवान के। हनोई,
हनोई दोस्तों वियतनाम की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारे मैंने लिख दी हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल महिला दिवस, अभी इंटरनेशनल की बात कर रहा है। 8 मार्च को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 मार्च को इंटरनेशनल। अब हम लोग अगर बात कर लें नेशनल वीमेन डे यानी कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। 13 फरवरी को, ये दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया। 13 फरवरी को नेशनल वीमेन डे और 14 फरवरी को आप लोग जरा मुझको बताइए ये इसको 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पहले 13 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे, महिला दिवस मनाएंगे, फिर 14 फरवरी मनाएंगे। चलिए ये तो कुछ समझ में नहीं आया। 14 नवंबर ऑप्शन दिया, इसको मनाया जाता है बाल दिवस, ठीक है। 14 नवंबर। 24 जनवरी ये इंपॉर्टेंट है, इसको मनाया जाता है यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी। 10 दिसंबर मुझको नहीं पता। चलिए 63 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बाल कोष है, ये फंड है दोस्तों, ठीक है, इमरजेंसी फंड है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में यानी कि यूएसए में स्थित है, ठीक है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ये गया है हेडक्वार्टर। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। फंड है दोस्तों ये यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय नंबर ए में कह रहा है लंदन यूके, नंबर बी में कह रहा है पेरिस फ्रांस, नंबर सी में कह रहा है रोम इटली, या नंबर डी में कह रहा है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। ये क्या होता है दोस्तों, जो अच्छी अच्छी सांस्कृतिक महत्व की चीजें, धार्मिक महत्व की चीजें होती हैं, उसको दोस्तों ये धरोहर स्थल में शामिल करता है, यानी कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर देता है, ठीक है। यही है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 65 कह रहा है कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में नंबर 1 अर्जुन पुरस्कार, नंबर 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार, नंबर सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या नंबर डी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका नाम दोस्तों अभी 2021 ईस्वी में किया गया है। पहले दोस्तों 1991 92 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी खेल वाले पुरस्कार की। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। 1991-92 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसका आप लोग पेपर देने जा रहे हैं जिस राज्य की पुलिस का, वही है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश। लेकिन उसने हमसे पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला, तो गोवा नंबर ए में, नंबर बी में सिक्किम, नंबर सी में मिजोरम, या नंबर डी में अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोवा ये दोस्तों एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। कह रहा भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए गए चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन ये दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। कहां से? उत्तराखंड के चमोली जिले से 1970 के दशक में, यानी कि 1973 ईस्वी में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था असल मायने में। इसमें दोस्तों कौन? सुंदरलाल बहुगुणा नंबर 1 में नेता थे, और नंबर 2 में नेता थे दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट। आप लोग इनको भी याद रखिएगा, कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट। ये लोग दोस्तों पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, इसी वजह से इसको चिपको आंदोलन कहा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा कब दोस्तों? 1970 के दशक में, यानी कि 1973 में स्टार्ट हुआ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चंडी प्रसाद भट्ट दूसरे नंबर के और सुंदरलाल बहुगुणा पहले नंबर के प्रमुख नेता रहे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल गेम्स डे 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये याद रखिए। अब किस महान खिलाड़ी के उपलक्ष्य में? दोस्तों मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल दोस्तों क्वेश्चन आया था मेजर ध्यानचंद से, तब मैंने बताया था कि ये दोस्तों प्रयागराज में इनका जन्म स्थली है। ये यूपी स्पेशल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रयागराज में इनका बर्थडे हुआ था। मेजर ध्यानचंद दोस्तों इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने दोस्तों 3 बार लगातार कब-कब 1928 ईस्वी में, फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में और उसके बाद 1936 ईस्वी में भारत को ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। इसी के बाद से दोस्तों भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल भी घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन 69 देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? आधिकारिक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सेवा और निष्ठा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा या शांति सेवा और न्याय। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये हमारा संकल्प है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की समर्पण भाव को दोस्तों दिखाता है। बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश पुलिस। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति यानी कि पुलिस, फायर और एम्बुलेंस, किसी को भी आपको फोन करना हो, पुलिस को करना हो, फायर ब्रिगेड को करना हो या एम्बुलेंस को करना हो, त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री नंबर कौन सा है? एक नंबर मिलाइए और सभी से काम हो जाएगा। 112 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 112 नंबर मिलाइए, जितनी भी गर्ल्स हैं, खास करके मैं गर्ल्स को बताना चाहूंगा, वो सभी लोग 112 नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ठीक है। यूपी की जितनी भी गर्ल्स हैं, त्वरित एक्शन मिलेगा। जहां कहीं भी आप लोग परेशानी में फंसे, तुरंत 112 नंबर मिलाएं, ठीक है। हर एक गर्ल्स के मोबाइल में ये नंबर सेव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरविंद अडिगा ने लिखी है द व्हाइट टाइगर। 2008 ईस्वी में दोस्तों इसका इन्होंने प्रकाशन करवाया यानी कि प्रकाशित करवाया, और इसी बुक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी दोस्तों 2008 ईस्वी में दिया गया था। इस वजह से ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या है? जिलों की कुल संख्या 75 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 जिले हैं और दोस्तों 18 प्रशासनिक मंडल है। कितने हैं? 18 प्रशासनिक प्रशासनिक क्या है? मंडल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अगर पूछे, नंबर ये सबसे बड़ा और माइनस वाला सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़, ठीक है। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट है, किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच ये दोस्तों सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। अभी 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। और दोस्तों अगर हम लोग फीमेल की बात करें कि फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल में जिसको जीता है एलेना, किसने? एलेना राय बिकना ने, एलेना राय बिकना, ठीक है। ये दोस्तों उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं, इन्होंने फीमेल में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन त्रिनेत्र यानी कि तीनों आंखों से देखनी है शंकर भगवान की तरह, यानी कि पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों को जाल बिछा देंगे, जिससे कि हम लोग अपराध को नियंत्रण करेंगे और क्या करेंगे कि जांच जो होगी वो त्वरित जांच होगी, यानी कि तेजी से त्वरित जांच हो जाएगी। और क्या है कि अपराधियों को तुरंत सजा भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी फायदे हो जाएंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र से। राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसमें तो दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं है। केरलम यानी कि केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मलयालम भाषा में दोस्तों इसको बहुत पहले से केरल को केरलम ही कहा जाता है, ठीक है। कहा क्या जाता है? केरलम, केरल को केरलम मलयालम भाषा में कहा ही जाता है। और दोस्तों अभी आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलने की मंजूरी मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RWA का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि हम लोगों ने 38 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों के जीके जीएस के फिनिश करा दिए हैं विद
फुल एक्सप्लेनेशन। तो अब दोस्तों आप लोगों की बारी है, आप लोग क्या करिए, एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, ठीक है? और मुझको कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और पूरी की पूरी क्लास को अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्लास को देखिए, कवर करिए और मुझको कमेंट करके तो आप लोग बता ही दीजिएगा, ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह इसके आगे 76 से लेकर के 90 नंबर क्लास मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को तैयार करिए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।